नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम लोग इतिहास विषय का वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि 12वीं क्लास में इतिहास हमें 3 खंडों में पढ़ना है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक इतिहास है। तो इस प्रकार चूँकि हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन इतिहास के तीनों खंडों का अध्ययन कर सकें। इसलिए हमारे चैनल की ओर से गहन मंथन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि हम विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। व्याख्यात्मक हल करने से हमें लाभ यह होगा कि प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास, इसका भी जो पाठ्यक्रम है उसके सार तत्वों का हमारा अध्ययन हो जाएगा, और परीक्षा में हमारा कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं इस विषय से। और इतिहास विषय का जब ये एक प्रश्न पत्र समाप्त हो जाएगा, तब हम इस परीक्षा स्पेशल जो बैच चला रहे हैं, इसकी कड़ी में जो आपके दूसरे विषय है, बहुत से हमारे छात्र हैं जिनका होम साइंस है, ज्योग्राफी है, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से एक आग्रह है कि जो हमारा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में कोई पैसे भी नहीं लगते हैं। और जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएंगे तो आपका कोई वीडियो छूटेगा नहीं, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप जो है प्रतिदिन जितने मिनट का हमारा वीडियो होता है, प्रतिदिन यदि आप उसको देखते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं साथ साथ, तो परीक्षा के समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हर हाल में आप जैसे ही आप हमारे वीडियो को देखें, वैसे ही पहला काम आप कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ कि आज हम अब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कोई प्रश्न कल उसको स्किप करके हम आगे बढ़ गए थे, और मैंने उसको देखा है। उस प्रश्न तो सही है, लेकिन उसका जितना भी विकल्प है वह सभी विकल्प गलत है, और इसी कारण हमने उसको स्किप कर लिया था। तो इस तरह से पहले हम जिस प्रश्न को स्किप किए थे उस प्रश्न का हम एक संक्षिप्त व्याख्या देख लेते हैं। तो ये प्रश्न था 27 नंबर, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसमें 4 विकल्प जो दिया है, 150 यह गलत है, 200 भी गलत है, 250 भी गलत है, और 398 भी गलत है। तो चूँकि हमें कल ही दिखा था कि ये चारों के चारों विकल्प गलत है, और इस वजह से हम इस प्रश्न को स्किप करके बढ़ गए थे। तो आप ध्यान में रखिए कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह 296 थी, और यह भारत के उस समय के जितने भी राज्य थे और जो
यूनियन टेरिटरी थे, जो केंद्र शासित प्रदेश से थे, सभी क्षेत्रों से इस संविधान सभा के आपको प्रतिनिधि थे। तो इस तरह से हमने जो प्रश्न स्किप किया था उस प्रश्न को आज हमने क्लियर कर लिया। अब हम जहाँ तक बढ़े थे उससे आगे के प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमारा प्रश्न 35वें प्रश्न को हमने हल कर लिया था। आज हम 36वें प्रश्न से अपने इस परीक्षा स्पेशल जो बैच है इसके अगले लेक्चर की हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो 36वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 22 दिसंबर 1939 होगा। ये डी जो विकल्प है यह इसका सही उत्तर है। अब ये मुक्ति दिवस के बारे में आप जान लीजिए कि ये मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के लोगों ने मनाया था। और क्यों मनाया था? क्योंकि आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी भारत को शामिल कर लिया था। ये पहला इसमें हम व्याख्या देखेंगे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और 1939 में हमारा जो भारत देश है इस पर ब्रिटिश हुकूमत था, हमारा देश गुलाम था। और उस समय भी भारत के कई प्रांतों में चुनाव होते थे और उस चुनाव में आपको मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भी कई दल थे जो उस चुनाव में भाग लेते थे। तो कई प्रांतों में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में चूँकि अमेरिका के साथ इंग्लैंड शामिल था, तो उसने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो उनका कई प्रांतों में सरकार था। तो कांग्रेस से किसी प्रकार का सलाह मशवरा अंग्रेज़ों ने नहीं किया और भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी ओर से शामिल कर लिया। और इस कारण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे वे नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के बाद उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के प्रांतीय सरकार के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। जितने भी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, जिन जिन प्रांतों में सरकार थी, सब प्रांतों में जो उस समय जो शासक थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। नाराज़ हो गए कि हमसे बिना पूछे हुए हमारे देश को अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों शामिल कर लिया, और इस कारण वे नाराज़ होकर के इस्तीफा दे दिए। और जब कांग्रेस के प्रांतीय सरकार के नेताओं ने इस्तीफा दिया तो इससे मुस्लिम लीग बहुत खुश हुआ, और इतना खुश हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसी खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच आपसी मतभेद था। ये बात भी अंग्रेज़ों को पता चला कि ये जो मुस्लिम लीग है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इनके इस्तीफा देने से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के इस्तीफा देने से, प्रांतीय सरकारों के इस्तीफा देने से मुस्लिम लीग के जो नेता है वे खुश हो रहे हैं और मुक्ति दिवस मना रहे हैं। तो इस तरह से 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। और मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया, इस कंसेप्ट को भी हमने क्लियर कर दिया। अब इससे क्या होगा कि यदि आपको लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछता है मुस्लिम लीग और मुक्ति दिवस के संबंध में, तो बहुत आसानी से आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के कारण हम प्रत्येक प्रश्न में समय दे रहे हैं, नहीं तो 36 का डी बोल करके भी हम अपने उत्तर को समाप्त कर सकते थे और हमारा बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाता। लेकिन जो हमारा सिलेबस जो पूरा नहीं होगा, अगर हम इसका व्याख्यात्मक अध्ययन नहीं करें तो फिर ये सिलेबस से हम बहुत दूर रह जाएंगे और कई प्रश्न ऐसे पूछेंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो इसी कारण से हम प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे 37वें प्रश्न के तरफ। आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ। अगला है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन को किस योजना का परिणाम है। अब भारत का जो विभाजन होता है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, तो भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, जिसमें एक भाग हमारा पाकिस्तान होता है और एक भाग हमारा भारत होता है। तो ये जो विभाजन होता है वह ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश सरकार ने आखिर कौन सी योजना लाया था, कौन सा प्लान लाया था जिसके तहत इस भारत का विभाजन कर दिया गया। तो उस योजना का नाम है माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, यह योजना 3 जून 1947 को आया था। यह योजना कौन सा योजना, माउंट बेटन योजना। यह योजना 3 जून 1947 को भारत आया, और उसके बाद इसको क्या किया कि 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई, इस डेट को भी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। तो इस तरह से आप समझे कि 18 जुलाई 1947 को ये जो ब्रिटिश संसद है,
जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जैसे भारत का संसद है उसी तरह से अंग्रेज़ों का भी संसद है, और था उस समय भी और आज भी है। तो ब्रिटिश संसद में अधिनियम पारित किया गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस अधिनियम पारित करने का उद्देश्य था कि 15 अगस्त 1947 को इस भारत देश को स्वतंत्र कर लिया जाएगा, और उसके बाद इस भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाएगा। इसी योजना में था कि भारत का द्विराष्ट्र भारत और पाकिस्तान के नाम से हिंदू एवं मुस्लिम आबादी के आधार पर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यह जो योजना था, माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को भारत आया, इस योजना में ही यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत का द्विराष्ट्र, 2 राष्ट्र, एक राष्ट्र होगा भारत और एक राष्ट्र होगा पाकिस्तान, 2 राष्ट्र में इसका बंटवारा कर दिया जाएगा। और बंटवारा का आधार क्या होगा? तो आबादी होगा। हिंदू आबादी जहाँ अधिक होगी उसका नाम भारत रखा जाएगा, और जहाँ की आबादी, मुस्लिम आबादी जहाँ अधिक होगी उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। तो इस तरह से आबादी के आधार पर भारत के विभाजन करने की जो योजना है वह माउंटबेटन योजना में आपको पहले से ही सम्मिलित था। और देखिए 18 जुलाई को 1947 को ये अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करके और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर देते हैं। तो ये माउंटबेटन योजना है। इसी योजना के आधार पर आपको भारत का विभाजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी? डायरेक्ट एक्शन। तो सीधी कार्रवाई की धमकी जो है किसने दिया? तो इसमें क्या हुआ कि आपको इसका धमकी जो है मुस्लिम लीग ने दिया। सीधी कार्रवाई की धमकी मुस्लिम लीग ने दिया, और मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दिया, और इसने 16 अगस्त 1946 को ही विभाजन का दबाव डाला। 16 अगस्त, इसको ठीक कर लीजिएगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का दबाव डाला। मुस्लिम लीग ने दबाव डाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर और ब्रिटिश सरकार पर 16 अगस्त 1946 को। यानी आप 1 साल 1 दिन भारत के स्वतंत्र होने के 1 साल पहले ही मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे का दबाव डाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी, और उसके बाद आपको ब्रिटिश सरकार पर भी। और इसके लिए इन्होंने सीधी कार्रवाई की धमकी दी, कहा कि हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे। सीधी कार्रवाई की धमकी दी मुस्लिम लीग ने, और इसके कारण कल कोलकाता में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। कोलकाता में हिंदू मुस्लिम
दंगे हुए और इस दंगे को एक और नाम दिया गया है, जो नाम बड़ी खोजने के बाद मिलता है, ग्रेट कोलकाता किलिंग। इस दंगे को एक नाम जो दिया गया, इसको कहा गया द ग्रेट कोलकाता किलिंग। किलिंग का मतलब है, किल माने होता है जान से मारना। बहुत से हिंदू और मुस्लिम जो थे वे काल कलवित हो गए, एक दूसरे की हत्या कर दिए और इस कारण से इसको द ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहा जाता है। और ये सीधी कार्रवाई की धमकी सिर्फ विभाजन के लिए देता है मुस्लिम लीग, कि भारत का विभाजन करो, विभाजन के सिवा हम दूसरी कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करेंगे। और इसी के कारण जो हिंदू और मुस्लिम थे वे भड़क गए और आपस में दोनों एक दूसरे को मारने काटने लगे और एक बहुत बड़ा दंगा कोलकाता में शुरू हो गया और उसी कोलकाता दंगा को द ग्रेट कोलकाता किलिंग कहा जाता है। तो इस तरह से सीधी कार्रवाई की धमकी जो है, इसको आप समझ गए कि 16 अगस्त 1946 को दिया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी कब दी, तो 16 अगस्त 1946 को दी। अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वे सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या करना नहीं है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इनको चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। और ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। चूँकि अब कहा जाएगा कि ये प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, तो ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया, तब जो गवर्नर जनरल का पद है, क्योंकि यह पद अंग्रेज़ों ने बनाया था, इसलिए गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया। तो पद समाप्त हो गया तो ये प्रथम भी सी राजगोपालाचारी थे और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी ही थे। तो ये अंतिम अगर पूछ देगा तो उसका भी जवाब सी राजगोपालाचारी होगा। हम अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का अगर अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम जो अध्यक्ष थे, अगर अस्थाई अध्यक्ष की बात कीजिएगा, परमानेंट प्रेसिडेंट की बात कीजिएगा, तो अस्थाई अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का प्रथम अस्थाई टेम्पोररी अध्यक्ष कौन था? पहले अस्थाई अध्यक्ष सबको लिखना चाहिए था, चलिए यहाँ लिख देते हैं। अस्थाई जो अध्यक्ष थे टेम्पोररी, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा अगर पहला अध्यक्ष की बात करें तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, लेकिन चूँकि सीधे यहाँ अध्यक्ष लिखा है तो अध्यक्ष से हमारा मतलब अस्थाई अध्यक्ष है। तो परमानेंट अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने थे और
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले टेम्पोररी जो है, अस्थायी जो है, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और इस संविधान सभा में एक और था जो प्रारूप समिति था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये आपको B.R. अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो चूंकि संविधान का जो प्रारूप है वह B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही बनाया गया था, इसलिए B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से हमारा आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न हम देख रहे थे 1 से 40 तक। और 1 से 40 तक में लगभग 99% आपका जो प्रश्न था वह आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्राचीन भारत के इतिहास के प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें इतिहास के 3 खंडों का प्रश्न है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो अगर एक लाइन में जवाब दिया जाए तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्योंकि मोहनजोदड़ो के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो मोहनजोदड़ो जो है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। लिखते जाइएगा आप लोग। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और क्या कहा जाता है इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है। सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये आपको यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और आपको पता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एशिया महादेश के 3 देशों तक फैली हुई थी, जिसमें एक आपको भारत है, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा आपका अफगानिस्तान है। तो ये एशिया महादेश के ये तीनों देश हैं। और ये 3 देशों में भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, यह भारत दुनिया के 3 देशों में फैली हुई थी। उसमें से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आपको पंजाब प्रांत, उसके बाद आपको सिंध प्रांत, और एक और है जिसका नाम है आपको जहाँ मेहरगढ़ पड़ता है, बलूचिस्तान उसको बोला जाता है। तीसरा जो प्रांत है वो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान प्रांत। तो आज भी ये पंजाब प्रांत पंजाब भारत में भी है और एक पंजाब प्रांत पाकिस्तान में भी है। तो आज का जो पंजाब प्रांत है या आज का जो सिंध प्रांत है या बलूचिस्तान प्रांत है, ये सभी प्रांत पाकिस्तान में है। और ये सिंध प्रांत जो है यहीं पर आपको सिंधु नदी बहती थी। तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित था ये मोहनजोदड़ो। इस को भी लिख लीजिए कि ये भी पूछ दे सकता है कि किस किनारे था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इस तरह से यदि आप MCQ ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है
इसका अगर आप इस प्रकार से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिंधु घाटी सभ्यता यानी आपके पूरे पाठ्यक्रम का जो है एक ढांचा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपका एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फिर मोहनजोदड़ो, ये भी प्राचीन भारत के इतिहास से ही है, मोहनजोदड़ो से ही प्रश्न है। तो ये देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। और राखाल दास बनर्जी को कभी कभी शॉर्ट में आर.डी. बनर्जी भी लिख देता है, इसलिए याद रखिएगा। और किसके डायरेक्शन में किए थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे उस समय जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल से भी संबंधित हो सकता है कि प्रश्न पूछ दे, तो लिख लीजिए कि जॉन मार्शल के निर्देशन में, इन्हीं का डायरेक्शन था, निर्देशन में राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया, खुदाई करवाया। इसमें खोज है लेकिन आप इसको एक्सकेवेशन से लेकर के चलिएगा। उत्खनन करवाया था आपको जॉन मार्शल साहब। जो ये क्या थे? जॉन मार्शल क्या थे? तो ये पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, डायरेक्टर थे। यानी ये जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। और इन्हीं के ही देख रेख में, इन्हीं के डायरेक्शन में, इन्हीं के निर्देशन में ये जो प्रोफेसर राखाल दास बनर्जी है, इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। अब है कि जब उत्खनन करवाया तो मोहनजोदड़ो में कौन कौन से साक्ष्य मिले, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लेते हैं, क्योंकि साक्ष्य से संबंधित प्रश्न लगभग पूछता है। तो पहला चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर महान स्नानागार मिला है। महान और कलर चेंज कर देते हैं, स्नाना, इसको काटिए पूरा, महान स्नानागार मिले हैं। एक एविडेंस ये है, एक साक्ष्य, इसी को विशाल स्नानागार भी कहा जाता है। और क्या मिला है यहाँ से? तो पशुपति शिव, या पशुपति शिव को हम आद्य शिव भी कह सकते हैं, प्रोटो शिव। पशुपति शिव या आद्य शिव की मूर्ति मिली है। ये जो प्रोटो शिव है या आद्य शिव है, आज के जो इतिहासकार हैं, आज जो हमारे भोले बाबा है, शंकर भगवान है, तो इन्हीं के प्राचीन रूप से इसकी तुलना करते हैं कि इनका जो प्रारंभिक रूप था वह पशुपति शिव का ही था। और क्या मिला है? तो ये कांस्य की नर्तकी मिली है, एक डांसिंग गर्ल मिली है, कांस्य की नर्तकी मिली है। नर्तकी इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से एक डांसिंग गर्ल होती है जिसका एक हाथ कमर पर होता है और एक हाथ सिर पर होता है, तो इस मुद्रा में ये नर्तकी की, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। और ये कांसा का बना हुआ है, कांस्य की है। और आपको जैसा कि पता है कि उस समय तांबा और टीन दोनों को पिघला करके और एक मिश्र धातु कांसा बनाया जाता था।
जो आपको टीन और तांबा दोनों से मजबूत होता था। तो इसलिए ये कांस्य की जो नर्तकी मिली है ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ मिली है तो यहाँ से आपको अन्नागार भी मिला है। अन्नागार, अन्नागार का मतलब है ये ग्रेनरीज है। विपत्ति के समय में, अकाल के समय में ये लोग जो है अनाज को एक बड़े कमरे में उसको जमा करके रखते थे ताकि अकाल के दिनों में उसी अनाज का ये उपयोग कर सके। तो इतने सारे साक्ष्य मिले हैं। तो हम समझते हैं कि यदि मोहनजोदड़ो से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसका जवाब जो है लिख सकते हैं, यदि पूरे व्याख्या को आप ठीक से सुनते हैं और इसका नोट्स बनाते चलते हैं। तो नोट्स तो बनाना ही है, साथ ही हम जो लेक्चर में जो एक्स्ट्रा बातें जो बता रहे हैं तो उन बातों को भी आपको ध्यान में बैठाते चलना है। तो फिर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से आपको एविडेंस जो मिला है, साक्ष्य यहाँ लिख ले सकते हैं कि क्या साक्ष्य मिला है, क्या सबूत मिले हैं। तो यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। और क्या एविडेंस मिला है? तो यहाँ से 7 समाधियाँ मिली हैं। समाधियाँ का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको दफनाने का जो तौर तरीका था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो उसी तौर तरीके को हम कह सकते हैं कि वो एक समाधि बना देते थे। और समाधि बनाने का जो उनका तरीका था वह थोड़ा सा अलग था। तो इस प्रकार की 7 समाधियाँ आपको कालीबंगा से मिली है। और भी कई चीज़ मिले हैं, जैसे युग में समाधान मिले हैं। यहाँ से युग में समाधान मिले हैं। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होंगे वो समझिए कि आप इसको बोल सकते हैं कपल सिमेट्री, यानी एक साथ ऐसा कब्र मिला है, ऐसा कब्र मिला है जिसमें एक पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। तो उसी को अब कपल सिमेट्री बोलते हैं या युग में समाधान बोलते हैं। ये मिला है कालीबंगा से। और क्या मिला है? तो यहाँ से आपको भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। भूकंप के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। तो इस तरह से और क्या करते हैं इसे कि कालीबंगा से संबंधित इतनी बात अगर यदि आप याद रखते हैं तो कालीबंगा का भी एक शॉर्टकट जो कंसेप्ट है आपका तैयार हो जाता है। फिर अगले प्रश्न को अब देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो गोदी का अर्थ समझिए। गोदी या इसी को कहा जाता है, इसका क्या क्या नाम आपको पूछ सकता है। इसी को गोदी बारा भी कहा जाता है, गोदी बारा। इसी को डॉकयार्ड भी लिखता है। इसी को बंदरगाह भी लिख करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो गोदी, चाहे गोदी बारा, डॉकयार्ड या बंदरगाह, ये सभी एक ही बात है। और अंग्रेजी में इसी को हम हार्बर बोलते हैं। तो जैसे बस स्टैंड में रुकती है, रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है, हवाई जहाज एयरपोर्ट पर रुकती है, हवाई अड्डा पर, उसी प्रकार समुद्र में चलने वाले जो जहाज है या नाव है वह जहाँ पर रुकती है आकर के उसी स्थान को गोदी कहा जाता है। उसी स्थान को गोदी बारा भी कहते हैं, डॉकयार्ड भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं। तो यहाँ पर विदेशों से जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे तो वे नाव या उस समय के पुराने
जहाज़ों के माध्यम से करते थे। और वे जहाज़ें जहाँ लंगर लगाती थी, जहाँ किनारा लगता था, तो उसी जगह को हम गोदी कहते थे। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से शिपयार्ड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिप आकर के लगती है। तो गोदी कहाँ से मिली है? तो ये लोथल से मिली है। तो एक तो गोदी मिला है लोथल से, और क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से मटके बनाने का कारखाना मिला है। मटके बनाने का कारखाना मिला है। मटके क्या है? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है, जो वहाँ उस समय के जो पुरुष थे और जो महिलाएं थी, तो वे जो हार पहनते थे, उसी हार को, उसी माला को मटके कहा जाता था। तो ये मटके बनाने का कारखाना जो है, ये भी लोथल से मिला है। और यहाँ से हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल मिला है। पैमाना का मतलब है स्केल मिला है, जो हाथी दांत का बना हुआ है। और भी बहुत सारा एविडेंस यहाँ से मिला है। और जो एविडेंस मिला है उसमें हम आपको ये इसकी एक विशेषता है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी मकान थे, उनके जो मुख्य दरवाजे और खिड़कियाँ थी, वह पीछे की ओर खुलती थी, गलियों में, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती थी। लेकिन ये जो लोथल है, यहाँ के मकान के जो मुख्य दरवाजे हैं, वे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ के मकान के मुख्य दरवाजे व खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। तो मुख्य रूप से हम समझ रहे हैं कि लोथल में अगर आप इतनी बात याद रखते हैं, तो आपका लोथल का एक कंसेप्ट प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वह शिव थे। इसी शिव को पशुपति शिव इतिहासकारों ने कहा। पशुपति शिव कहा है, या इसी को प्रोटो शिव, आद्य शिव कहा है। आद्य शिव का मतलब हुआ कि आज जो शिव हैं, आज जो भोले बाबा है, शंकर भगवान, इसकी तुलना इसी मूर्ति से की गई है। और इस मूर्ति से की गई है, तो इनका सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे पशुपति शिव या आद्य शिव। और उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में इसको लेकर चलते हैं, और बाकी जो है इसका हम अगले दिन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट होगा थोड़ा सा लंबा होगा और आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर आपको भी हम समझ रहे हैं कि आप 45 मिनट का चूँकि आपका पीरियड होता है स्कूलों में भी, तो आप उससे लंबा वीडियो आप देखने की स्थिति में नहीं होते हैं। और आपका यदि 10 प्रश्न अभी सॉल्व हुआ, तो आप इसको 10 प्रश्न आग करके नहीं चल सकते हैं। आपको एक बहुत बड़ा इसकी अवधारणा की समझ हो रही है, जो आप 2-3 घंटे के क्लास में इतना कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और ये परीक्षा स्पेशल लेक्चर मान करके आप इसको पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।